हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। डियर स्टूडेंट, हमने कल पढ़ा था प्राणियों में पोषण, क्लास 7 का सेकंड लेसन साइंस का हमने पढ़ा था। आज हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। उचित शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव पाचन के प्रमुख चरण। अब देखिए, मानव पाचन के कौन कौन से चरण हमने पढ़े थे, आपने सबने पढ़े थे। इसके चरण थे, सबसे पहला था अंतःग्रहण। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद अवशोषण होता है। उसके बाद स्वगीकरण एवं निष्कासन। ठीक है, उसके बाद अंत में निष्कासन। सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर उसका अवशोषण करता है शरीर, धमनियों के द्वारा सब पार्ट में जाता है, और स्वगीकरण एवं उसके बाद अंत में निष्कासन। ये क्या है, मानव पाचन के चरण हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमने कल पढ़ी थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, इसका नाम है यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। ये देखिए, इसका आंसर इधर लिखा हुआ है, यकृत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। ठीक है, आमाशय पे क्या होता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, और दूसरा किसका स्राव होता है, आमाशयी, ठीक है, का स्राव होता है जो भोजन क्रिया करते हैं। ठीक है, ये है। और फोर्थ क्या है, शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश डैश कहलाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, दीर्घ रोम कहलाते हैं। ठीक है, दीर्घ रोम कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कैसे करता है। ये आप सबने कल पढ़ा था, जल्दी बताइए। अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है खाद्य धानी के द्वारा। खाद्य धानी के द्वारा अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, जो कि सत्य और असत्य है। ठीक है, चलिए ये हमने आपके लिए बनाए हैं। सत्य और असत्य कथनों पर विचार कीजिए। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। अब आप लोगों ने पूरा लेसन ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो ये क्या है, ये भी असत्य है। ठीक, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो ये होता है, बिल्कुल होता है पित्तरस पित्ताशय में। ठीक है, तो ये सत्य है। और रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुंह में उलाकर धीरे धीरे चबाते हैं, जैसे कि कौन कौन जानवर, जैसे कि गाय, भैंस और घोड़ा आदि रूमिनेंट में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से सही विकल्प पर टिक लगाइए। ठीक है, टिक का निशान लगाना है आपने। अब देखिए क्या है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। वह है वसा का पूर्ण रूप पाचन जिस अंग में होता है, वह कौन सा अंग है जिसमें वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन आमाशय में होता है, मुख में होता है, शुद्रांत में या बृहदांत्र में। ठीक है, तो कैसे होता है बताइए। सबसे पहले आमाशय में, मुख में, या शुद्धांत में या बृहदांत में, तो ये होता है मुख में। ठीक है, अच्छा, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। अब बताइए, जल किस अंग, कौन सा अंग जो है हमारा जल को सोचता है। तो ये देखो, आमाशय सोचता है, शुद्धांत या बृहदांत। तो ये जल का अवशोषण किस में होता है, बड़ी आंत जिसे बृहदांत्र
हम कहते हैं। तो ये सही है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। अब इनका मिलन करना है। खाद्य घटक क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं और वसा क्या होती है, ठीक है। तो इनका मिलन हम करेंगे। अब देखिए, खाद्य घटक क्या होते हैं, सबसे पहले पाचन के उत्पाद होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, शर्करा में उपस्थित होता है। प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल में होता है। और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पर पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है। अब आपको बताना है कि दीर्घ रोम क्या होते हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं तथा उनके क्या कार्य हैं। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घ रोम के अंदर मौजूद रक्तवाहिकाएं पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, ठीक है। अब देखो, दीर्घ रोम क्या है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में जो अंगुली के समान रचनाएं होती हैं उन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। और ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह बनाते हैं। पचा हुआ जो भोजन हो जाता है उसके अवशोषण के लिए सतह बनाता है। दीर्घ रोम के अंदर मौजूद रक्तवाहिकाएं, इसके अंदर जो मौजूद हमारी रक्त धमनियाँ या रक्तवाहिकाएं होती हैं वो पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। आप बताइए पित्त क्या चीज़ होती है और यह कहाँ निर्मित होता है। तो लीवर पित्त रस को स्रावित करता है। तो लीवर में क्या होता है, पित्त रस स्राव होता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्त किसके रूप में भूमिका निभाता है, वसा के पाचन के लिए अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। अब देखिए, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए, ठीक है। अब आपको बताना है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। तो इसका जवाब है सेलुलोज। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचता है और मनुष्यों द्वारा नहीं पचता है। जो सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि रूमिनेंट तो पचा लेते हैं आसानी से, लेकिन मनुष्यों द्वारा उसका पाचन नहीं होता। रूमिनेंट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, जहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेलुलोज युक्त भोजन पच जाता है। दूसरी ओर मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकता क्योंकि उनमें सेलुलोज पचाने वाले एंजाइम्स उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। अब आप लोग कहते होंगे कभी भी कोई वीक होता है, कमजोरी होती है तो कहते हैं ग्लूकोज पिलाओ, उससे ताकत आएगी। तो क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लूकोज जो है हमारे रक्त में, हमारे खून में आराम से अवशोषित हो जाता है। ग्लूकोज सीधे लिया जाता है तो इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो ग्लूकोज जो है ऊर्जा के रूप में त्वरित स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब चलिए अगले 9वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। अब देखो, सबसे पहले पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये क्षुद्रांत में होता है। भोजन को चबाना, कैसे चबाते हैं भोजन को, मुंह से चबाएंगे हम, ठीक है, मुंह से चबाएंगे। जीवाणु नष्ट कैसे कहाँ होते हैं, जीवाणु नष्ट होंगे हमारे आमाशय में नष्ट होंगे, ठीक है, आमाशय में जीवाणु नष्ट होंगे। और भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा, भोजन का संपूर्ण पाचन होगा क्षुद्रांत में, ठीक है, क्षुद्रांत में होगा। और मल का निर्माण कहाँ होगा, उसके बाद जो बचा हुआ भोजन जाता है वो
बृहदान्त्र में जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। मानव अमीबा के पोषण में कोई समानता एवं एक अंतर लिखिए। समानता, अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके शरीर के विकास और रखरखाव के लिए। यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं। जो भोजन वे उपयोग करते हैं वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है और इसलिए वह सरल रूप से पाचन की प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है। इसलिए ये दोनों जीव हेटेरोट्रॉफ हैं। अतः मनुष्यों में पाचन, मनुष्य के पास एक मुंह, एक जटिल पाचन तंत्र है। पाचन रस गुच्छेदार गुहा, पेट और छोटी आंत में स्रावित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग रूप में होता है। और अमीबा में पाचन कैसे होता है? पाचन तंत्र मुंह अमीबा में अनुपस्थित होते हैं। पाचक रस खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है। भोजन के सभी घटक खाद्य रिक्तिका में पच जाते हैं। ठीक है, एक समानता क्या है? इसमें आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें समानता है, अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनके शरीर और विकास के लिए मनुष्यों को भी ऊर्जा चाहिए होती है, अमीबा को भी चाहिए, तब उनका विकास होगा शरीर का। ठीक है, यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो कि वो खाते हैं। जो भी भोजन वो खाते हैं उससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है और जो भोजन का उपयोग करते हैं हमेशा एक जटिल रूप में होता है। इसलिए सरल पाचन प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है। इसलिए ये दोनों जीव हेटेरोट्रॉफ हैं। अतः मनुष्यों में पाचन कैसे होता है? सबसे पहले मनुष्य मुंह से खाता है और एक जटिल पाचन तंत्र होता है उसके पास। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग होता है। और अमीबा में कैसे होता है? पाचन तंत्र मुंह अमीबा में अनुपस्थित होते हैं और खाद्य रिक्तिका में जो पच जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉलम ए का कॉलम 2 से हमें मिलान करना है। ये हम आपको सीधे मिलान करके बता देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि क्या है? लाल रस स्रावित करती है। आमाशय क्या है? अम्ल का निर्माण होता है। और यकृत में क्या होता है? पित्त रस का संरक्षण होता है। मलाशय में क्या होता है? बिना पचे भोजन का भंडारण होता है। और क्षुद्रांत में पाचन पूरा हो जाता है। और बृहदान्त्र में क्या होता है? केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए इसमें तो आपको पाचन तंत्र को आरेख द्वारा समझाना है। ये देखिए इसमें आरेख में हमने आपको समझा रखा है। ये यहाँ पे क्या है? ये यकृत बनाया गया है। ये एरिया, ये यहाँ पे पित्ताशय है और ये जो एरिया है ये आमाशय की है और ये अग्न्याशय है और ये क्षुद्रांत है। ये जो बीच में ये दिखाया गया है ये क्षुद्रांत है और ये जो बाहर की तरफ ये आ रहा है ये बृहदान्त्र है। ये बड़ी आंत इसे कहते हैं, इसे छोटी आंत भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये मलाशय और ये गुदा के द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? इस बात की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो नहीं, हम केवल हरी सब्जियों और घास का भोजन करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में सेलुलोज भरपूर होता है जो कि हम कार्बोहाइड्रेट है जो कि मानव उसका पाचन नहीं कर सकते और बहुत से जंतु भी नहीं कर सकते। कोई कोई जंतु कर पाते हैं क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु अनुपस्थित होते हैं और जो जंतुओं में वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के हमने आपको आज सारे क्वेश्चन करवा दिए और इनके अभी हम आपको बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो तब तक आप इसको पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर